अजीज दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। अजीज दोस्तों, एक और इंडियन पाकिस्तानी ने धमकी दी है कि पाकिस्तानियों की इज्जत करो नहीं तो फिर एटम बम मारेगा पाकिस्तान। अभी फारूक अब्दुल्ला ने ये बात की थी कि पाकिस्तानियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, एटम बम मारेंगे तुम्हारे इंडिया के ऊपर। अब मणिशंकर अय्यर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करें वरना पाकिस्तान एटम बम मार देगा। और इस्लामाबाद है ना, उसके पास एटम बम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने ये बात की थी तो अय्यर ने उसी को रिपीट किया है। मणिशंकर अय्यर हमेशा पाकिस्तान की फेवर करते हैं। ये कांग्रेस के ज़माने में पाकिस्तान में भारत के डिप्लोमेट हुआ करते थे। ऐसे ऐसे लोगों को भारत पाकिस्तान में भेजता था कांग्रेस की सरकार में, जो पाकिस्तान की दलाली करते थे। अजीज़ दोस्तों, जबकि पाकिस्तानियों का ये हाल है कि ये नजम सेठी कहते हैं कि पाकिस्तानी झगड़े ज़्यादा करते हैं, काम करते हैं। हर चीज़ में फजूल में इस्लाम दिखाते रहते हैं, अपने काम की जगह पे इस्लाम करते रहते हैं। इंडियन जो हैं वो काम मेहनत से करते हैं और अपने धर्म के हवाले से उनको कोई ख़तरा नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, इनसिक्योर नहीं होते, इसलिए वो अपने धर्म को काम की जगह पे नहीं लाते। इसीलिए अरब कंट्रीज़ में इंडियंस को पाकिस्तानी से ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा है और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं। और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं। और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे। फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। अजीज़ दोस्तों, बात तो सही है, मैं पहले भी कई बार आपको इस पे डिटेल में बता चुका हूँ। अजीज़ दोस्तों, 2 छोटी खबरों के बाद मैं आता हूँ पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर। ये सीताराम मंदिर है पाकिस्तान में, चिकन की दुकान बना दिया गया है। अजीज़ दोस्तों, मंदिर हमेशा वेजिटेरियन होता है। आप चलो मंदिर को तो सारे सफाया कर दिया आपने, मंदिर की जगह मदरसे बना दिए, मस्जिदें बना दी, जो कुछ कर दिया, एटलीस्ट चिकन शॉप। ये आप दूसरों के धर्म की इज्जत करते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे आपकी इज्जत करेंगे, और वरना इस्लामोफोबिया। अजीज़ दोस्तों, बड़ी गंद है इसमें। इसी हवाले से मैं एक और चीज़ आपके सामने रखूँगा कि अभी फैसलाबाद में एक बच्चे का रेप करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था मुआविया अबू बकर। ये मौलाना आज़म तारिक का बेटा, सिपाही साहबा का, जो कि ज़ियाउल हक ने कट्टर सुन्नी टेररिस्ट जमात बनाई थी शियाओं के सफाई के लिए। मौलाना आज़म तारिक तो मारा गया था कुत्ते की मौत, उसका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया था।
FIR भी कट गई, लेकिन फिर वो एहतिशामुल हक इब्तिसामुल हक इलाही अहले हदीस का वाइस चेयरमैन, वो आया था और बच्चे के बाप पे प्रेशर डाला था और ये और वो, फिर वापस पकड़ा गया एक और बच्चे के साथ। इस बार सबूत के तौर पे इसके कपड़ों पे, बच्चे के कपड़ों पे इसके स्पर्म के प्रूफ मिले। अब इसका वकील अदालत में क्या कह रहा है कि हमारे मासूम से मौलवी मौलाना अबू बकर मुआविया को फंसाया जा रहा है, उनको है ना नशे की दवाइयाँ दी गई मौलाना साहब को, और फिर उनका स्पर्म निकाला गया और बच्चे के कपड़े पे डाल दिया ताकि उसको रेप के केस में फंसाया जाए। कि मुल्जिम का यह मौकफ है कि उसको जब अगवा करके लाया गया तो थाना शादरा के अंदर जबरदस्ती उसके साथ करके उसको नशावर चीजें खिलाई गई और फिर उसके आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म्स जो है वो निकलवाए गए ताकि उसकी एविडेंस क्रिएट की जा सके। वो स्पर्म्स जो है वो अबू बकर मुआविया साहब के कपड़ों के साथ लगाए गए, पुलिस ने खुद लगाए, और फिर वही स्पर्म्स जो है वो पुलिस ने उस बच्चे के कपड़ों के ऊपर लगाए ताकि ये कहानी बनाई जा सके कि अबू बकर मुआविया साहब ने जो है शादरा के इलाके में जहां कभी जिंदगी में अबू बकर मुआविया साहब नहीं आए, वहां रात को सहरी के वक्त 3 बजे कब्रिस्तान में जाके एक बच्चे के साथ जो है वो बदफेली की। शादरा लाहौर के मुकदमे की पंजाब असम्बली के सामने चौक के अंदर तफ्तीश की जाए, लेकिन अगर आपने मोमबत्ती माफिया के कहने के ऊपर, लिबरल आंटियों के दबाव के ऊपर, एक गलत चीज को प्रमोट करने वाले, एक मखसूस नजरिए की हमेशा मुखालफत करने वाले मोमबत्ती माफिया के दबाव के ऊपर अगर आपने किसी आलम को, किसी मुदरस को, किसी कारी को बदनाम करना है तो वो फिर आप अपना मौकफ है आप करें, फिर जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके का फिर आपको रद्द-ए-अमल का जो है वो भी सामना करना पड़ सकता है। ये गाली भी इनके लिए कम है। अजीज दोस्तों, आते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे। अजीज दोस्तों, FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं FBR का चेयरमैन था तो एक ज़मींदार को टैक्स का नोटिस भेजा, एग्रीकल्चर टैक्स, तो शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त जब ये चेयरमैन था तो शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर था, इमरान खान का पार्टी का लीडर। तो शाह महमूद कुरैशी कई मेंबर्स ऑफ असेंबली को लेके आ गया और बोला ज़मींदारों पे हाथ नहीं डालना भाई, ज़मींदार टैक्स नहीं देंगे। उनके एक MN सरदार दरेशक ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि हमसे टैक्स ले, हम साउथ पंजाब के 40 MN हैं, हमारे बगैर तो हुकूमतें नहीं बनती। फिर शब्बर जैदी ने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी टैक्स का रेट ऊपर करने की कोशिश की तो बाजवा साहब ने बुला लिया, और बाजवा साहब ने कहा कि DHA, बहरिया टाउन सबके कारोबार ठप हो रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं छेड़ो। कहता है मैंने स्मगलर्स पे हाथ डाला तो सदर्न कमांड के कमांडर आ गए, बोला ये इस पे हाथ नहीं डालो, मसला खड़ा हो जाएगा। कहता है तंबाकू पे टैक्स लगाया तो नेशनल असेंबली के इमरान खान के स्पीकर असद कैसर 40 MN लेके आ गए कि तंबाकू पे टैक्स नहीं देंगे, हमारी फैक्ट्रियाँ हैं सारी तंबाकू की। कहता है फिर जमरूद में कायम स्टील मिल हैं, स्टील की फैक्ट्रियाँ हैं, वो टैक्स नहीं देती, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं देती। आप सोचें स्टील फैक्ट्रियों में कितना बिजली का यूज़ होता होगा। इन पे हाथ डाला तो NWFP के सारे सेनेटर आ गए कि फ़ौरन बंद करो वरना हम हंगामा खड़ा कर देंगे। कहता है बिजनेसमैनों को मैंने टैक्स डॉक्यूमेंटेशन में लाने की कोशिश की तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने और DGC दोनों ने बुला के कहा कि ये रोक दो वरना हड़ताल शुरू हो जाएगी, हमारे लिए क्राइसिस आएगा। कहता है इसलिए बेचारे सिर्फ सैलरी वाले आदमी और मजबूर लोग हैं वही टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में और कोई टैक्स नहीं देता। और पाकिस्तान में भाई हर चीज़ में आर्मी का, मैं बार बार आर्मी का कहता हूँ, आप कहेंगे यार तुमको मसला है। अब आप ये खुद देखें कि एग्रीकल्चर के बीच में भी आर्मी है। But I was trying to draw it from the Bajwa era onwards, के वो Rahil Sharif Bajwa and then today. तो I stumbled on this one example कि इमरान खान की हुकूमत आती है, जहांगीर तरीन was still buddies with Khan साहब and he was running this agricultural modernization plan, so to speak.
part of that plan focused on a new seed policy. बीजों की पॉलिसी हमें अपडेट करनी है. उसमें obviously IPs issues हैं, मॉडर्न सीड्स आने हैं, फॉरेन कंपनीज के गार्ड रेल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो पूरी पॉलिसी आगे बढ़ती है शहजाद, और अचानक से उसकी रिव्यू कमेटी बन जाती है. अब रिव्यू कमेटी में MI और ISI मौजूद है. मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ पूरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और मैं सोच रहा हूँ यार MI ISI का सीड पॉलिसी से क्या ताल्लुक. थोड़ी और आगे खबर गई, थोड़े दिनों बाद तो पता चला पॉलिसी वीटो हो गई ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स. सीड का यू नो क्या ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी और MI ISI इसमें क्या कर रहे हैं. Then I started looking at the structure of the military because Dr. Siddiq has laid that down, and I was sort of catching up on sort of list क्या है organizations की. तो मालूम होता है कि दोनों आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन की अपनी सीड कंपनीज हैं. और अगर सीड पॉलिसी अपडेट होती और बेहतर बीज मार्केट में आता है, जो कि IP फॉरेनर्स के पास है, आपने तो वो तहकीक की नहीं, गोइंग बैक टू द साइंटिफिक रिगर, तो आप मार्केट शेयर लूज़ करोगे. मार्केट शेयर लूज़ करोगे तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सीड बीज की कंपनियां, उनका क्या होगा. उन्होंने कहा बंद. ये है लेवल ऑफ कंट्रोल कि बीज की पॉलिसी तक वो आगे नहीं बढ़ सकती अनलेस दे से यस टू इट. अब अजीज दोस्तों, इसमें यह है कि देखें, यह है कैप्टन मोहम्मद महमूद, रिटायर्ड. इसको PTCL का चेयरमैन बनाया है. पता है कौन है ये? इसको पहले नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में MD बनाया, करप्शन में पकड़ा गया, सस्पेंड हुआ. फिर इसको रावलपिंडी का डिप्टी कमिश्नर बनाया, तो रिंग रोड स्कैंडल में फंसा, फिर सस्पेंड हुआ, गिरफ्तार भी हुआ. जब इमरान खान की हुकूमत टूटी और ये केयरटेकर सेटअप आया काकड़ का, तो सेक्रेटरी फूड बना. वहाँ गंदुम का जो क्राइसिस आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताई थी, उसमें फंसा. अब ये PTCL का चेयरमैन है. ये कैप्टन रिटायर्ड, आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर. हर चीज़ में आर्मी है भाई साहब. ये देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन किया नौशहरा में. ये देखें, ये इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस का सेशन में किसको ट्रेनिंग दी गई है? सारे वर्दी वाले. भाई इस मुल्क में है ही सारा वर्दी वाला. अजीज दोस्तों, थोड़ा स्मगलिंग पे बात करेंगे. पहले वापस ये एक लिस्ट आपके सामने रख दूं कि चाइना का दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को जो कर्जा है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कर्जा $26.68 बिलियन. दूसरे नंबर पे अंगोला है 21 बिलियन, और फिर इस तरह छोटे हैं 8 बिलियन, 6 बिलियन, 6 बिलियन, 5 बिलियन. लेकिन पाकिस्तान का $26 बिलियन. अजीज दोस्तों, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में PIA का एक लग्जरी कमर्शियल प्लाजा है जिसकी कीमत 8 अरब रुपया है, 800 करोड़ रुपया. वो लग्जरी प्लाजा 16 करोड़ में बेचा जा रहा है. प्राइम मिनिस्टर के अजीज दोस्त को बेचा जा रहा है. अजीज दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान की इलीगल ट्रेड, जिसको के आसान लफ्ज़ों में स्मगलिंग कहते हैं. पेट्रोल और डीजल को हटा के बाकी चीज़ों की ट्रेड के हवाले से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है प्राइम, कोलैबोरेटिंग विथ इकोनॉमिक रिसर्च. प्राइम डायरेक्टर जनरल जियोफ्री हार्डी ने अभी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया है कि पाकिस्तान की जो इलीगल ट्रेड है ना, डॉक्यूमेंटेड ट्रेड, 700 बिलियन रुपए की है. 700 बिलियन इज $2.5 बिलियन. अंदाज़ा लगाएं. और उसने कहा कि इससे पाकिस्तान की 40% इकोनॉमी अफेक्ट होती है. इलीगल ट्रेड से बहुत नुकसान होता है, लेकिन फ़ायदा सर्टन लोगों को होता है.
और ये ट्रेड है ना पाकिस्तान की सी और लैंड बॉर्डर्स के ज़रिए होती है। अब सी और लैंड बॉर्डर्स किसके कब्ज़े में है ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में हैं ये सारी चीज़ें। अजीज़ दोस्तों, मामूली मिसाल ले लें, ये HD सर्फ है, कपड़ा धोने का सर्फ आता है जो, ये ईरान से स्मगल होता है। पाकिस्तान में जो सर्फ बनता है ना, उससे क्वालिटी में कई गुना ज़्यादा बेहतर और प्राइस में आधे से भी कम। पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन कैसे होगी, क्यों होगी, क्या करेंगे? अजीज दोस्तों, ईरानियन ऑयल, पेट्रोल और डीजल रोज का 1 करोड़ लीटर, रोज का 1 करोड़ लीटर स्मगल होता है ईरान से पाकिस्तान। भाई ईरान को तो इतना पेट्रोल है, इसको बेचना ही है ना भाई। अब इसके ऊपर एम्बार्गो है तो वो फिर स्मगलरों को बेच रहा है। 227 बिलियन रुपए का साल का नुकसान होता है, $1 बिलियन। और ये स्मगलिंग बलूचिस्तान के बॉर्डर से होती है, सिर्फ बलूचिस्तान के बॉर्डर से। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है वो पूरा बॉर्डर। अभी एक पाकिस्तान की कुछ एजेंसियों ने रिपोर्ट बनाई है पेट्रोलियम डिवीज़न के लिए, उसमें उन्होंने 100 ऐसे सरकारी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस दिए हैं जो इसमें सारे खेल में इन्वॉल्व हैं। 105 स्मगलर्स की पूरी डिटेल दी है और उन लोगों की डिटेल दी है जो 533 इलीगल पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जहाँ पे ये सारा स्मगल्ड पेट्रोल इलीगली बेचा जा रहा है। कोई टैक्स नेटवर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान में जितने का सरकार ने पेट्रोल बेच रही है सबसे महंगा, उतने में ही बेच रहे हैं, खुद मुफ्त में तकरीबन लेके आते हैं ईरान से और कोई टैक्स भी नहीं देना। सारे इलीगल पेट्रोल पंप हैं 533, उनकी भी डिटेल दी हुई है। 1 डजन से ज्यादा आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के नाम हैं। टोटल इंफॉर्मेशन है जो बॉर्डर क्रॉसिंग से कहाँ कहाँ, उसने वो भी पॉइंट बताए कि बॉर्डर में कहाँ कहाँ से ये ट्रैफिकिंग होती है और वहाँ पे कौन कौन आर्मी इसको डील करता है। करंट सरकार के आने के बाद, केयरटेकर सरकार के आने के बाद, ये शहबाज शरीफ की सरकार बनने से 67% इंक्रीज हुआ है इस स्मगलिंग में। अजीज दोस्तों, मैं आपको इसके अलावा और क्या डिटेल बताऊं। चोरों का मुल्क है और इस चोरों का, डाकुओं का सरदार है पाकिस्तान आर्मी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।